गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज एनर्जी ट्रांसफ़र इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफ़र, देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेदार होते हैं मेटलोपोरफायरिन्स, और दूसरा हमारे सिलेबस में दिया गया है FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन्स। तो देखो मेटलोपोरफायरिन में सबसे पहले है साइटोक्रोम्स। अब साइटोक्रोम्स क्या होते हैं वो देखो। साइटोक्रोम्स की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसमें 4 पिरोल रिंग हैं। 4 पिरोल रिंग्स आर अटैच्ड बाय ए डबल बॉन्ड। इस CH2 लिंक के द्वारा 4 पिरोल रिंग जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखो इस 4 पिरोल रिंग के जुड़ने से बीच में एक कैविटी बन गई या होल बन गया। इस होल में ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट TS फर्स्ट का एलिमेंट फिक्स हो सकता है। जैसे निकल फिक्स हो सकता है, निकल पोरफायरिन हो गया। आयरन फिक्स हो सकता है तो आयरन पोरफायरिन हो गया। इसमें तो सब एनर्जी ट्रांसफ़र में जो काम में आता है या फिर O2 ट्रांसफ़र में जो काम में आता है उसको बोलते हैं अपन ये, मतलब इसके कैविटी में फेरस आयन हो या फिर आयरन हो तो इस पूरे ग्रुप को हम बोल देते हैं हिम ग्रुप। इसको बोल देते हैं हिम ग्रुप का मतलब है 4 पिरोल रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं और जो कैविटी बनी, होल बना, उसके सेंटर में क्या है Fe, तो उसको बोलते हैं हिम ग्रुप। और इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, मतलब अल्टरनेटिव क्रम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक रिजिड रिंग होती है और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, टिपिकल साइटोक्रोम। अब इसमें देखो इसकी पिरोल की 3 और 4 स्थितियों पे, पिरोल की 3 और 4 स्थितियों पे सबस्टिट्यूशन है। उस सबस्टिट्यूशन के अंतर के आधार पर हिम ग्रुप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर देखो ये साइटोक्रोम वास्तव में रिडॉक्स सेंटर होते हैं। रिडॉक्स सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो जिसके कारण इसका फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में अच्छी भूमिका निभाते हैं। देखो जो फोटोसिंथेसिस में काम में आते हैं, इसका प्रमाण ये है कि क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित है, और श्वसन में काम में आते हैं, इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होते हैं। फिर इसकी एक खास बात और है, ये 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और 2 प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। तो अगर डोनेट कर दिया तो ये डाई आयन कंडीशन के रूप में रहेगा, डाई आयन, और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में ये डाई आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उस अवस्था में रहते हैं। ये डाई आयन किसी डाई पॉजिटिव आयन के साथ, जैसे यहाँ पे Fe+2 के साथ बॉन्डिंग करके पोरफायरिन या फिर ये हिम ग्रुप का निर्माण करता है। अब देखो इस मेटल और इस नाइट्रोजन के बीच की दूरी 200 पिकोमीटर होती है। ठीक है, अगर मान लो छोटे आकार का ट्रांजिशन मेटल आ गया, जैसे निकल आ गया, तो ये रिंग रफल हो जाएगी। रफल हो जाएगी मतलब ये Fe और N थोड़े से पास में आ जाएंगे, ये पास में आ जाएगी, इसे बोलते हैं रफल। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस 193 तक पहुंच जाती है। और Fe अगर हाई स्पीड में चला जाता है, जैसे ऑक्सीमोग्लोबिन में हाई स्पीड में होता है, तो ये 210 पिकोमीटर तक पहुंच जाती है। अगर मान लो यहाँ पे आने वाले मेटल का आकार बड़ा है, ऑक्सीमोग्लोबिन में Fe हाई प्लस में है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, 210 उसके करीब हो जाता है, तो ये एक डूम से आकृति भी बना लेता है, मतलब ये Fe बाहर निकला हुआ होता है। तो ये था साइटोक्रोम सिस्टम। अल्टरनेटिव क्रम में इसमें डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है R1 और इसकी एक सब्स्टिट्यूएंट है R2। अगर ये R1 और R2 इस तरीके से हो, ये मान लो वाइनिलिक ग्रुप हो R1 तो, और R2 ये लॉन्ग चेन एल्कोहल हो, तो ऐसा मिलता है साइटोक्रोम A में। ठीक है,
अगर R1 और R2 दोनों वाइनली ग्रुप हो तो इसका मतलब है ये हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम बी, पेरोक्साइडेज। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन में इस प्रकार का साइटोक्रोम मिलेगा, साइटोक्रोम बी टाइप। हिम ग्रुप सी, R1 और R2 बराबर ये कोई सल्फिड्रिल प्रोटीन है, ये साइटोक्रोम सी। और अगर R बराबर एल्डिहाइड ग्रुप और R2 बराबर वाइनल ग्रुप हो तो क्लोरोक्रोनिन में बनता है। ठीक है, इन सभी साइटोक्रोम में सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है हिम ग्रुप सी यानी साइटोक्रोम सी की। अब साइटोक्रोम सी में देखो क्या है, मतलब प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन चेन है। अगर ये फिश वगैरह या फिर और जनरल इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें इस प्रोटीन में 103 से 104 अमीनो एसिड की चेन होती है। और ग्रीन प्लांट्स में पाए जाने वाले साइटोक्रोम सी में 112 एमिनो एसिड की चेन होती है। अब ये एमिनो एसिड चेन इस पोरफायरिन रिंग के चारों तरफ ऐसे रेप्ड हुई होती है, 112 एमिनो एसिड की चेन, मतलब इसको पूरी तरह लपेटे रखती है। फिर देखो इसकी चार फेरस में कितनी कोऑर्डिनेशन साइट है, 6 ऑक्टाइडल कंपाउंड बनाता है, तो 4 तो ऑक्यूपाई है इसकी। तो देखो इसमें एमिनो एसिड है हिस्टिडीन का, हिस्टिडीन तो एन से और मिथियोनिन एस से। हिस्टिडीन में एन होता है, मिथियोनिन में एस सल्फर होता है। ये इसकी 5वीं और 6ठी कोऑर्डिनेशन साइट्स पे कोऑर्डिनेट रहते हैं, 5वीं 6ठी, मतलब साइटोक्रोम सी में फेरस की कोई भी कोऑर्डिनेशन साइट वैकेंट नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से साइटोक्रोम सी का ये है। जैसे यहाँ पे R1 पे कौन आएगा, एल वो आ गया, यहाँ पे अभी एमिनो एसिड की चेन है, यहाँ पे भी एमिनो एसिड की चेन है, तो हिस्टिडीन का तो एन यहाँ से जुड़ गया और मिथियोनिन का एस पीछे से जुड़ गया। इसका मतलब इसकी 6 की 6 ऑक्यूपाई रहते हैं। इससे उल्टा देखो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में सिक्स साइट वैकेंट रहती है, और वहाँ पे कौन जुड़ता है फिर 6ठी साइट पे, ऑक्सीजन। ठीक है, साइटोक्रोम सी रिएक्ट इनडायरेक्टली बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। कैसे, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन या O2 को रिड्यूस करता है और उस ऑक्सीडेशन पावर को बर्निंग फूड स्टफ्स को सप्लाई करता है। मतलब ये एक तरीके से रेस्पायरेशन में भाग लेता है। तो टेक्स्ट पार्ट इन रेस्पायरेशन विच इज कम्प्लीमेंट्री टू पीएस, मतलब फोटोसिंथेसिस की ठीक उल्टी क्या होती है, रेस्पायरेशन। फिर देखो इन साइटोक्रोम्स के जब हम पोटेंशियल की बात करें और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए इसकी ऑक्सीडेशन सीरीज वैसे बनाई जा सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बी से सी में जाएगा, सी से ए में जाएगा, ए से O2 में जाएगा। ठीक है, बी सी ए इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ वेरियस साइटोक्रोम बी सी ए। अब देखो सी का यहाँ पे दूसरा नाम क्या हो सकता है, साइटोक्रोम बी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया ना, ऑक्सीडेज। ठीक है, या फिर साइटोक्रोम ए रिडक्टेज। ठीक है, इधर बी सी ए और O2, मतलब ए इसमें लास्ट लिंक है, ए लास्ट लिंक है। तो ए क्या है, एबल टू रिड्यूस O2, तो O2 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, साइटोक्रोम ए से, तो एबल टू रिड्यूस O2। अब देखो O2 को रिड्यूस कर रहा है, मतलब O2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब O2 से जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मस्ट बी 5 कोऑर्डिनेट इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ O2, मतलब इसकी 5 साइड कोऑर्डिनेट होंगी, 6ठी खाली होगी, किसके जुड़ने के लिए, O2 के जुड़ने के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी वाया साइनाइड आयन। अब देखो जब साइनाइड आयन हो तो O2 के जुड़ने से पहले वहाँ पे साइनाइड आयन जुड़ जाता है, मतलब टॉक्सिसिटी जनरेट करता है, क्योंकि साइनाइड आयन की Fe+3 से जुड़ने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। अब देखो साइनाइड आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है,
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस बिहेवियर के कारण इस साइनाइड आयन से टॉक्सिसिटी हो गई, तो कैसे बच सकते हैं? तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा मैट हीमोग्लोबिन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। उसी प्रकार साइनाइड आयन भी मैट हीमोग्लोबिन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। मैट हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि इसमें आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में चाहे वो डीऑक्सी हो या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, आयरन हमेशा Fe2+ में रहेगा। डीऑक्सी में Ls मतलब लो स्पिन में रहता है और ऑक्सी में हाई स्पिन में रहता है। लेकिन अगर भूल से भी Fe+3 में आ गया तो यहाँ पे O2 जुड़नी बंद हो जाएगी, तो उस स्थिति को बोलते हैं मैट हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन +3 कंडीशन में है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही साइनाइड को पता चलता है मैट हीमोग्लोबिन है, तो वो उसकी बाइंडिंग होने की प्रवृत्ति Fe+2 से ज़्यादा Fe+3 के साथ होगी। तो सारे हीमोग्लोबिन को या फिर साइटोक्रोम ए को छोड़िए किससे जुड़ जाएगा? मैट हीमोग्लोबिन से। मैट हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। उस किस लिए? ये भी हमारे लिए नेचर का वरदान है कि अगर CO और CN के दिखता हो तो मैट हीमोग्लोबिन से वो जुड़ जाएगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो न हो तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? इनहेलेशन ऑफ एमिल नाइट्रेट, एमिल नाइट्रेट का इनहेल करवा दो या फिर सोडियम नाइट्राइट का इंजेक्शन लगा दो, जिससे क्या होगा? Fe2+ Fe3+ में बदल जाएगा, जिसके कारण CN- आयन इससे बाइंड हो जाएगा और इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था, मतलब नेचर ने नेचुरल प्रोटेक्शन दी है अपने को। ठीक है, तो ये था अपना साइटोक्रोम सिस्टम। अब एनर्जी ट्रांसफर में दूसरा है, जिसे बोलते हैं FES प्रोटीन सिस्टम, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।